आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी 24 मैथ एंड केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम कक्षा क्लास 12 के ठोस अवस्था क्लास 12 का पहला चैप्टर ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को समझाने जा रहे हैं। तो हमारे इस YouTube चैनल को स्टडी 24 मैथ एंड केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। तो ठोस अवस्था यानी ठोस होते क्या हैं? ठोस द्रव की वह अवस्था जिसमें संगठक कणों की व्यवस्था एक निश्चित होती है, ठोस कहलाते हैं। या यूँ कहें, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। मुख्यतः ठोसों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस, ये ठोस समान आकृति के छोटे छोटे क्रिस्टलों से बने होते हैं तथा इसमें संगठक कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। संगठक कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था दीर्घपरासी व्यवस्था कहलाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके छोटे छोटे क्रिस्टल एक निश्चित ज्यामिति, एक निश्चित आकृति में बने होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, वे ठोस जिनकी अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती, एक निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब हम ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट गुण है आकार। क्रिस्टलीय ठोस का आकार निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का आकार अनिश्चित होता है। दूसरा गुण है गलनांक। क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित गलनांक होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित गलनांक नहीं होता है। एक तापरास में गलनांक होता है। अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण लें, रबड़, तो यदि आप रबड़ या टायर को यदि आप जलाते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ हिस्सा जलता है, कुछ पिघलता है और कुछ गर्म होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो गलनांक होता है वो एक ताप परास में होता है, 100 से 150 डिग्री सेल्सियस में, 300 से 60, मतलब एक परास में होता है। जब क्रिस्टलीय ठोस का एक निश्चित गलनांक होता है कि वह इतने टेम्परेचर पर वो पिघलने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट गुण है विदलन गुण। तो क्रिस्टलीय ठोस में विदलन उपस्थित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन अनुपस्थित होता है। अब चूंकि विदलन समझते हैं, विदलन क्या होता है? यदि हम सिंपल वे में विदलन को समझें, यदि हम किसी वस्तु को धारदार हथियार से या धारदार चाकू से काटें, तो जिसमें सपाट और चिकनी सतह बनेगी वो सभी विदलन गुण प्रदर्शित करेंगे, यानी क्रिस्टलीय ठोस होंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस सभी विदलन गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी
किसी भी धारदार हथियार से किसी वस्तु को काटें, अगर चिकनी और सपाट सतह मिलती है तो वो सभी क्रिस्टलीय ठोस होंगे जिसमें विजलन गुण प्रदर्शित करेगा। अक्रिस्टलीय ठोस को अगर धारदार हथियार से काटें तो सतह उनकी खुरदरी मिलती है। नेक्स्ट है प्रकृति। तो प्रकृति में ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये आभासी ठोस होते हैं। व्यवस्था इनकी दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, ये लघु परासी व्यवस्था होती है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका NaCl, इसका कांच और रबर। नेक्स्ट देखेंगे विषम दैशिक। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं। इसका ये अर्थ है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक आदि भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषम दैशिक होते हैं। यदि हम इसका एग्जाम्पल समझें तो विषम दैशिक का एग्जाम्पल लेते हैं, ये है आपका NaCl एग्जाम्पल लेते हैं। तो NaCl यानी सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव, इस प्रकार से हैं। अगर हम इसको ऊर्ध्वाधर दिशा से देखें, अगर हम इसको ऊर्ध्वाधर दिशा से देखें तो हमें प्राप्त होता है सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव। इधर वही सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव। लेकिन इसको तिरछी व्यवस्था में देखते हैं, विषम दैशिक यानी तिरछी व्यवस्था में देखते हैं तो हमें मिलता है कि क्लोरीन निगेटिव, क्लोरीन निगेटिव, क्लोरीन निगेटिव। फिर दूसरी लेंगे सोडियम निगेटिव, सोडियम निगेटिव, सोडियम माफ कीजिएगा, सोडियम प्लस, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। इधर देखेंगे सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। फिर क्लोरीन निगेटिव, क्लोरीन निगेटिव। कहने का सार ये है कि विषम दैशिक को यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखेंगे तो इनके गुणधर्म भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। यदि हम एग्जाम्पल लें, अगर हम एग्जाम्पल लें कि प्रेयर में क्लास 10th के बच्चे अलग, क्लास 9th के अलग, 11th के अलग। अगर हम उनके रो में देखेंगे तो केवल हमें 9th के बच्चे दिखेंगे, अगर रो वाइज सामने से देखेंगे। अगर हम हट के देखेंगे तो वो हमें अलग अलग दिखाई देंगे। इसी तरीके से है समदैशिक। तो समदैशिक क्या होता है, यदि भिन्न भिन्न दिशाओं के गुण एक समान हो तो ठोस समदैशिक एवं गुण समदैशिकता कहलाती है। यदि भिन्न भिन्न दिशाओं के गुण एक समान हो तो ठोस समदैशिक एवं गुण समदैशिक कहलाती हैं। तो यदि इसका एग्जाम्पल सिंपल वे में समझें, यदि प्रेयर में सभी बच्चे खड़े हों तो क्लास वाइज खड़े होंगे। अगर वही बच्चे इंटरवल में घूम रहे हों, खेल रहे हों तो वो सब एक जैसे दिखाई देंगे। तब ये नहीं समझ में आया कौन बच्चा क्या है। तो इस भीड़ को हम क्या कहेंगे, इस भीड़ को क्या कहेंगे हम, समदैशिक। अब हम लोग समझते हैं क्रिस्टल जालक तथा एकक कोशिका। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक कहलाता है। तो ये कोई त्रिविम व्यवस्था है, क्रिस्टल जालक है। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। तो ये बिंदु जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, जालक बिंदु। तो ये त्रिविम व्यवस्था है। तो क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्म इकाई जिसके विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त करने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोशिका कहलाती है।
अब बात आती है एकक कोशिका कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्म इकाई जिससे विभिन्न दिशाओं में पुनरावर्त करने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोशिका कहलाती है। यदि साधारण में समझें तो एकक कोशिका का वह समूह, यानी एक से अधिक एकक कोशिकाएं मिलकर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। यदि हम एग्जाम्पल लें एक दीवार का, तो मान लेते हैं ये कोई दीवार है जिसकी एक निश्चित ज्यामिति है, जिसकी एक निश्चित ज्यामिति है, और जिस किसी की निश्चित ज्यामिति होगी तो वो क्रिस्टलीय ठोस होगा। तो अब इसमें ये पूरी दीवार जो है, पूरी दीवार एक क्रिस्टल जालक है। क्या है? एक क्रिस्टल जालक। और जो एक ईंट है, एक ईंट भी एक त्रिविम आकार की है। एक ईंट है, वो ईंट का रूप है एकक कोशिका। क्या है? एकक कोशिका। यानी कई ईंटें मिलकर एक दीवार का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार कई एकक कोशिकाएं मिलकर एक क्रिस्टल का निर्माण करती हैं। तो ईंट है आपकी एकक कोशिका, जो कि आपकी त्रिविमीय आकृति की होती है। तो अब किसी भी त्रिविमीय आकृति को समझने के लिए हम समझेंगे एकक कोशिका के पैरामीटर। क्या समझेंगे? एकक कोशिका के पैरामीटर। आइए समझते हैं। तो एकक कोशिका के गुणों को 6 पैरामीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। एकक कोशिका के गुणों को 6 पैरामीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये आपकी लंबाई x, ये लंबाई y, और ये लंबाई x, ये लंबाई y, और ये लंबाई z। तो ये b लंबाई, ये c लंबाई, और ये लंबाई। तो बी सी के कोण बीच अल्फा, और ए सी के बीच कोण बीटा, और बी ए और बी के बीच कोण गामा। यानी हम किसी भी एकक कोशिका के पैरामीटर को छः पैरामीटरों में व्यक्त करते हैं। 3 भुजाएं और उनके मध्य बने 3 कोण। तो इन पैरामीटर अनुसार कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं। तो एकक कोशिका के प्रकार। आइए अब बात करते हैं एकक कोशिका के प्रकार। तो नंबर 1, आद्य या सरल एकक कोशिका। तो क्या होती है आद्य या सरल एकक कोशिका? वह कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, अतः इसमें कुल जालक बिंदु 8 होते हैं। कोनों पर उपस्थित ये गोले एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो आद्य एकक कोशिका का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम जानते हैं इसमें कुल 8 कॉर्नर होते हैं। तो सभी कॉर्नर पर एक एक जालक बिंदु होता है। 8 कॉर्नर होते हैं और 8 कॉर्नर पर एक एक जालक बिंदु होता है। तो इस प्रकार इसमें कुल 8 जालक बिंदु होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम? आद्य सरल एकक कोशिका। और गोले जितने भी होंगे वो सभी एक दूसरे के संपर्क में होंगे। इसके बाद आपकी आती है केंद्रित एकक कोशिका। तो क्या होता है? इसमें अवयवी कण के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी होते हैं। यह पुनः 3 प्रकार की होती है।
तो इसको समझते हैं। इसकी नंबर 1 है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर भी होता है। तो अंतः केंद्रित मतलब, अंतः केंद्रित का मतलब केंद्र के अंदर। तो होता यह है, इनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर भी होता है। तो कुल मिला के 9 जालक बिंदु होते हैं। यानी कि आप अगर हम समझें, ये एक अंतः एकक कोशिका का एक जालक है, क्रिस्टल जालक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जालक बिंदु कॉर्नर पर और एक आपका अंतः केंद्र पर होता है। अब वो कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, एक बिल्कुल अंतः केंद्र पर होगा। तो इसको तो 8 ये और ये केंद्र पर, तो 8 1 9, कुल मिला के जालक बिंदु कितने हुए? 9 जालक बिंदु है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका में 8 कॉर्नर होते हैं। ये 8 कॉर्नरों पर, कॉर्नर कॉर्नर मीन्स होता है कोना, तो 8 कॉर्नर पर एक जालक बिंदु और एक अंत केंद्रित मतलब केंद्र पर एक होता है। तो कुल मिला के 9 जालक बिंदु होते हैं। नेक्स्ट आता है फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। स्थित गोला फलक के कोनों पर स्थित गोलों के स्पर्श करता है। इसमें कुल मिला के 14 जालक बिंदु होते हैं। तो समझते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह एक फलक केंद्रित एक कोशिका क्रिस्टल जालक है। तो कुल मिला के 8 कॉर्नर होंगे, तो 8 जालक बिंदु ये होंगे, 4 5 6 7 8, तो 8 जालक बिंदु ये हो गए। इस और कह रहा है क्या? फलक केंद्रित एकक कोशिका, तो मतलब सभी फलकों पर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक घनीय या घनाभ की आकृति या पासा ले लें, तो उसमें 6 फलक होते हैं। तो सभी फलकों पर एक एक जालक बिंदु, तो 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6, मतलब इसके पीछे वाला, बैक वाला। तो कुल मिला के 6 फलकों पर और 8 कॉर्नर पर, तो कुल मिला के 14 जालक बिंदु फलक केंद्रित एकक कोशिका में होते हैं। इसके बाद आपकी आती है अंत एकक कोशिका। इसमें अवयवी कण गोलों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर होते हैं। ठीक है, इसमें 10 जालक बिंदु होते हैं। तो देखिए, समझते हैं, यह एक अंत केंद्रित एकक कोशिका का क्रिस्टल जालक है। तो ध्यान समझेंगे क्या होता है। इसमें सभी 8 जालक बिंदु कॉर्नर पर, 8 जालक बिंदु कॉर्नर पर, और कह रहा अंत केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि इसमें इसमें अवयवी कण गोलों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर होते हैं। तो ये इसका विपरीत फलक क्या होगा? यहाँ पे होगा। तो 8 और 2 10, तो कुल मिला के जालक बिंदु कितने होंगे? 10। अब हम लोग समझेंगे कि किस कोशिका में कितने अवयवी कण होते हैं। तो हम इसको सिंपल वे में अगर थोड़ा समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सरल या आद्य एकक कोशिका, इसमें कोनों पर स्थित गोले 8 कोशिकाओं में सहभाजित होते हैं। अतः गोले किसी एक कोशिका में योगदान 1/8 होता है। तो परमाणु, यानी कि हम सरल एकक कोशिका में Z की संख्या निकालें, परमाणुओं की संख्या निकालें, तो Z बराबर 1/8 गुणा 8, तो 8 से 8 कैंसिल। तो आद्य एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी निकली? 1। कितनी निकली? 1। तो हम लोग याद भी कर सकते हैं कि अगर जहाँ भी आद्य या सरल एकक कोशिका की बात की जाए, तो Z का मान 1 होगा। नेक्स्ट आती है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। तो अंतः केंद्रित घनीय कोशिका में घन के केंद्र पर स्थित गोला किसी अन्य कोशिकाओं के साथ सहभाजित नहीं होता है।
कोष्टिका में योगदान 1 होता है। इस प्रकार BCC में प्रत्येक कोष्टिका की परमाणु की संख्या तो Z बराबर 8 गुणा 1/8 और अंत केंद्रित मतलब 1 होता है वो, तो 1 गुणा 1 तो 8 से 8 कैंसिल, यानी तो 8 से 8 कैंसिल, 1 + 1 = 2। तो हम याद रखेंगे किसी अंत केंद्रित घनीय एक कोष्टिका में परमाणु Z का मान 2 होगा, परमाणु Z बराबर 2 होगा Z। तो FCC इसमें फलक पर उपस्थित गोला 2 कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित होता है, तब प्रत्येक कोष्टिका का योगदान 1/2 होता है। तो हम समझेंगे, अब चूंकि फलक केंद्रित एक कोष्टिका है तो Z बराबर 1/8 गुणा 8, तो मतलब 8 कार्नर पर, और इनका जो विभाजन होता है वो 1/8 होता है। अब प्लस फलक पर, अब हम जैसा कि जानते हैं कि किसी घन या घनाभ में 6 फलकें होती हैं और उनके विपरीत फलकों में मतलब 1/2, तो 8 से 8 कैंसिल, मतलब 1, 2 1 2 2 3 6, तो 1 + 3 = 4। तो हम समझते हैं, हम जानते हैं कि FCC या फलक केंद्रित एक कोष्टिका में परमाणु Z का मान 4 होता है। तो आइए इस न्यूमेरिकल पे थोड़ा ध्यान देते हैं। एक घनीय ठोस 2 तत्वों P व Q से बनाए, कोनों पर Q परमाणु तथा अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित हों। तो यौगिक का सूत्र क्या है, P व Q की उपसंयोजन संख्या क्या है। तो देखो, हम पहले Q की उपसंयोजन संख्या निकालें। Q परमाणु की एक कोष्टिका में योगदान, तो योगदान क्या होगा, मतलब 8 कॉर्नर, 8 कोनों पर एक एक जालक बिंदु, तो 1/8 गुणा 8, तो 8 से 8 कैंसिल, क्या आएगा 1। इसी प्रकार P का क्या होगा, 8 गुणा 1/8 बराबर 1। तो यानी कि हम इसको लिखेंगे P/Q बराबर 1। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा आपका, PQ। एक यौगिक 2 तत्व P व Q से बना है, जिसमें P परमाणु कोनों पर व Q परमाणु फलक के केंद्र पर है। यदि 2Q परमाणु अपने स्थान से गायब होते हैं तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो P व Q जिसमें, तो हम अगर P की उपसंयोजन संख्या निकालेंगे तो P बराबर भाई 1/8 गुणा 8, मतलब 8 कॉर्नर पर 8 जालक बिंदु, तो 8 से 8 कैंसिल, तो कितना निकलेगा 1। अब Q परमाणु फलक के केंद्र पर है। अब चूंकि और 2Q परमाणु अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, और हम लोग जानते हैं कि फलक केंद्रित एक कोष्टिका में मतलब 6 फलकें होती हैं, तो 6 फलक पर एक एक जालक बिंदु, मतलब कुल मिला के 6 जालक बिंदु, और 6 में से 2Q परमाणु मतलब 2 परमाणु 2 जालक बिंदु निकल गए, तो कितने बचे 4। तो Q = 1/2 × 4, तो 2 से 2 बार कट जाएगा, तो कितना निकलेगा 2। तो P/Q यानी P का मान 1 और Q का मान 2, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपका सूत्र क्या निकलेगा, PQ2। नेक्स्ट है आपका, एक यौगिक 3 तत्व P, Q व R से बना है, जिसमें P परमाणु कोनों पर, Q परमाणु अंतः केंद्र पर व R परमाणु फलक के केंद्र पर है। यदि एक P व एक R परमाणु अपने स्थान से हट जाए तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो कह रहा है P व एक R परमाणु, यदि एक P व एक R परमाणु अपने स्थान से हट जाए, तो आइए देखते हैं। तो देखिए P बराबर मतलब 1/8 गुणा 8, चूंकि कह रहा है P का एक परमाणु हट जाए तो मतलब 8 से 1 निकल जाएगा, कितने बचेंगे 7, तो 1/8 गुणा 7, तो बराबर क्या निकलेगा आपका 7/8। अब कह रहा है Q परमाणु भी, अब चूंकि Q की क्या है, फलक केंद्रित Q जो माफ कीजिएगा R परमाणु है वो आपका फलक केंद्रित है, और फलक में कितनी 6 फलकें, मतलब 6 जालक बिंदु, एक निकल गया, कितने बचे 5 जालक बिंदु, तो 1/2 × 5, तो कितना निकलेगा 5/2। तो हम इसको आगे समझेंगे, तो हम इसको P/Q/R के रूप में निकालेंगे। तो अच्छा Q की उपसंयोजन संख्या निकालते हैं, तो आपका Q की उपसंयोजन संख्या कितनी निकलेगी 1। तो P/Q/R बराबर 7/8/1/5/, अरे सॉरी 7/8 × 1/5/2।
तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम लें या पूरे में 8 से गुणा कर दें तो क्या होगा आपका 8 एकन 8 और 8 पंचे 40, यानी कि 2 चाकू 8 4 बार जाएगा, 8 एलसीएम लेंगे तो 4 बार जाएगा तो 4 पंचे 20, तो आपका निकलेगा 7:8:20, या पी का मान 7, आठ का क्यू का मान 8 और आर का मान 20। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र निकलेगा। नेक्स्ट आता है निविड़ संकुलन संरचना। ठोसों में परमाणु एक दूसरे के ठोसों में परमाणु एक दूसरे से निकट पूर्वक बने रहते हैं, जो ठोसों के निविड़ संरचना संकुलन संरचना कहलाती है। ये कुल प्रकार 9 प्रकार की होती है। मतलब निविड़ संकुलन क्षमता से समझें तो हम क्लोज पैकिंग, ठीक है, इंग्लिश होती है क्लोज पैकिंग। तो ये मुख्यतः 9 प्रकार की होती है। तो नंबर 1, एक विमा में निविड़ संकुलन। होता क्या है इसमें सभी गोले एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं रहते हैं। प्रत्येक गोला जिसमें गोलों के संपर्क में रहता है उपसय संयोजक संख्या कहते हैं। अतः इस संरचना में प्रत्येक गोला उपसय संख्या 2 होती है। अगर हम एक बीमीय की बात करें तो ये आकृति आपकी एक बीमीय है। मतलब जिसमें एक बीमा हो तो वो क्या कहलाएगी, एक बीमीय। नेक्स्ट आता है आपका द्विबीमीय। द्विबीमीय मतलब दो बीमा में निविड़ संकुलन। तो इसका एक उदाहरण है वर्ग निविड़ संकुलन। तो इसमें द्वितीय पंक्ति के गोलों को केंद्र पर प्रथम पंक्ति के गोलों के केंद्रों के ठीक ऊपर होता है। इसमें प्रत्येक गोला 4 गोलों के संपर्क में रहता है, जिससे केंद्र को मिलने पर वर्ग प्राप्त होता है। इसमें प्रत्येक गोले की उपसय संख्या 4 होती है। तो वर्ग में निविड़ संकुलन मतलब द्विविमीय निविड़ संकुलन मतलब द्विविमीय। तो अगर हम वृत्त की बात करें तो वो जो है आपका 2 डायमेंशनल होता है, द्विविमीय होता है। तो मतलब एक गोला 4 गोलों के संपर्क में रहता है। तो इस प्रकार आपका वर्ग निविड़ संकुलन बनता है। नेक्स्ट है आपका षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसमें द्वितीय पंक्ति के गोलों के केंद्र पर प्रथम पंक्ति के गोलों के केंद्र के सीधे में नहीं होता है। इसमें प्रत्येक गोला 6 गोलों के संपर्क में रहता है, जिससे इनके केंद्र पर मिलने के लिए एक षष्ठभुज बनता है, इसलिए इसको षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। तो इसका जो एक गोला होता है वो 6 गोलों के संपर्क में रहता है और जिससे आकृति बनती है षटभुज बनता है, इसलिए इसको षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अब आता है आपका त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल, जिसमें 3 विमाएं हों। तो बात करते हैं संकुलन की। इसमें वर्ग में परतें ठीक एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, जिससे एक घनाभ की आकृति प्राप्त होती है। तो सीधी सी बात है, घन या घनाभ ही आपका त्रिविमीय आकृति है, या तो घन हो या घनाभ हो। इस प्रकार से ये घनाभ की आकृति है, ये आपकी 3 विमीय आकृति है। तो बात करेंगे इसमें द्विविमीय वर्ग, माफ कीजिएगा इधर आते हैं। इसमें द्विविमीय वर्ग परतें ठीक एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, जिससे एक घनाभ की आकृति प्राप्त होती है। इस संरचना के कोनों पर स्थित किन्हीं 8 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक आद्य घनीय कोष्ठिका प्राप्त होती है। इसके बाद आता है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन परतों के त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो क्या होता है, प्रथम परत की द्वितीय परत के ऊपर रखना। जब प्रथम परत षटकोणीय निविड़ संकुलन को लेते हैं तो उसमें 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं। जब इनमें से किसी भी रिक्ति को ढकते हुए गोलों की द्वितीय परत बनाई जाती है तो 2 नई प्रकार की रिक्तियां बनती हैं, जिसमें 4 गोलों से बनी रिक्तियां चतुष्फलकीय रिक्ति या अष्टफलकीय रिक्ति
कहलाती है। यदि हम इसको समझें, यदि हम 4 गेने या 4 कंचे लेते हैं, तो इस प्रकार से रखेंगे, क्लोज पैकिंग करेंगे और ठीक इसी के ऊपर 4 गोले या कंचे या गेने जो भी हैं इसके ऊपर रख देंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, गोला जो होता है वो आपका 3 डायमेंशनल होता है, जबकि वृत्त आपका 2 डायमेंशनल होता है। तो जब इसके ऊपर रखेंगे तो एक वर्ग के अनुसार आकृति बनेगी और इसमें ये जो है आपका रिक्त स्थान बचेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिक्तिका, मतलब खाली स्थान, रिक्तिका। तो चतुष्फलकीय रिक्त को ढकना, जब द्वितीय तृतीय परत को गोले के चतुष्फलकीय रिक्त के ऊपर बनाया जाए तो प्रथम परत ठीक ऊपर आते हैं, इससे AB पैटर्न बनता है। इस प्रकार की संरचना षटकोणीय निविड़ संकुलन कहलाती है। तो निविड़ संकुलन का ही मतलब यहाँ क्लोज पैकिंग अंग्रेजी होती है। तो एग्जाम्पल है आपका EMG और आपका जिंक ETC आदि। नेक्स्ट है आपका अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकना। यदि तृतीय परत के अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर रखें तो प्रथम 2 परतें से कुछ भिन्न होते हैं, जिससे ABC पैटर्न बनता है। यह संरचना घनीय निविड़ संकुलन संरचना CCP या FCCC कहलाती है, जैसे आपका कॉपर या AG। तो अब बात आती है रिक्तियों के प्रकार। तो चतुष्फलकीय रिक्ति, यदि 3 परस्पर स्पर्श करते हुए गोलों के ऊपर एक अन्य गोला रख दें तो बनी रिक्त को चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। अगर हम समझें 3, एक एक और ठीक इसके ऊपर एक गोला रख दिया जाए, क्योंकि यहाँ हम 2 डायमेंशनल ही दिखा पाएंगे, मतलब तो ये आपका रिक्त स्थान बचेगा, इसको चतुष्फलकीय रिक्ति बोलेंगे। इसमें प्रत्येक गोले की उच्च संख्या 4 होती है। रिक्त व गोले की आर का अनुपात 0.225 होता है, जो त्रिज्या का अनुपात कहलाता है। आइए अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे कैपिटल R व स्मॉल r में संबंध। तो देखते हैं, माना रिक्त की त्रिज्या स्मॉल r व गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। तो ये वाला है, इसकी त्रिज्या R, इसकी त्रिज्या R। तो हम कह सकते हैं AB बराबर क्या होगा, AB की लंबाई कितनी होगी, AB की लंबाई होगी आपकी 2R। AB की लंबाई होगी 2R। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में माना घन की भुजा क्या है, A है। माना घन की भुजा क्या है, A है। अब देखेंगे ए, ठीक है। अगर हम AB निकालें तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AB बराबर अंडर रूट AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब क्या निकलेगा, ए है तो मतलब A² प्लस A² बराबर क्या निकलेगा आपका अंडर रूट 2A²। तो अंडर रूट A को बाहर ले लेंगे तो आपका AB निकलेगा, क्या निकलेगा, अंडर रूट 2A। यहाँ तक क्लियर। पाइथागोरस प्रमेय से इस आकृति में देखेंगे, यानी AB निकालेंगे तो AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो चूंकि घन की भुजा A है तो घन में भुजाएं बराबर होंगी, तो A² प्लस A² मतलब 2A², और अंडर इसका वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट 2A हो जाएगा। तो AB बराबर क्या निकला, अंडर रूट 2A। ये क्लियर, ठीक।
अब अगर हम और नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, अब ए बी बराबर क्या निकला, अंडर रूट 2a। और ए बी जो है वो किसके बराबर है, देखो एक गोले की त्रिज्या ये, एक ये, तो इसकी आर त्रिज्या, इसकी आर त्रिज्या, तो टोटल क्या हो जाएगा ए बी 2r हो जाएगा। तो अब ए बी मतलब मान बराबर कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2r बराबर अंडर रूट 2a। तो यदि हम a बराबर निकालें तो ये हो जाएगा 2r/√2। तो इससे ये काट देंगे तो यहाँ अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो a बराबर होएगा आपका अंडर रूट 2r। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए डी बी में देखेंगे, ए डी बी में देखेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए डी बी में देखेंगे, तो अब यहाँ पर मेरा जो ए डी है वो क्या है, कर्ण है। ए डी है वो है कर्ण। तो ए डी बराबर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। तो अब ए बी हम लोग निकाल चुके हैं, ए बी हमारा कितना निकला, ए अंडर रूट 2, क्या निकला, ए अंडर रूट 2 प्लस बी डी क्या है, बी डी अब चूंकि घन की भुजा ए है तो इसका भी, इसका वर्ग और इसका वर्ग और इस पर अंडर रूट। तो अब इसका वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग ए स्क्वायर, अंडर रूट 2 का वर्ग 2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2a²। और ये क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे क्या, अंडर रूट 3a²। अब अंडर रूट 3a² को हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 3a। अब यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ए डी कितना निकला, अंडर रूट ए डी बराबर अंडर रूट 3a। अब देखते हैं, अब ए डी क्या है, एक ये वाला गोला, एक ये वाला गोला, एक छोटा गोला। अब इसकी त्रिज्या देखो आर, इसकी भी त्रिज्या कैपिटल आर, और इन दोनों की त्रिज्या स्मॉल आर जो कि हमने मानी है। तो स्मॉल आर कहने का मतलब एडी जो निकलेगा, एडी जो निकलेगा वो 2r, मतलब आर, आर प्लस आर 2r, और प्लस 2 स्मॉल आर 2r। तो एडी दोनों को बराबर कर देते हैं तो क्या होगा आपका 2r प्लस 2r बराबर अंडर रूट 3a। तो दो कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा, यहाँ होगी स्मॉल आर, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर अंडर रूट 3a। अब हमें मिला a अंडर रूट 3 बराबर 2r प्लस आर। अब हम लोग यहाँ से a की वैल्यू उठा के रखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि a बराबर अंडर रूट 2r, a बराबर अंडर रूट 2r। तो देखिए यहाँ से देखेंगे a बराबर क्या है, अंडर रूट 2r। तो इसका मान यहाँ पे रखेंगे, a की जगह क्या रख देंगे, अंडर रूट 2r। तो देखो
एक ये क्या रख दिया √2r। तो आपका होगा ये 3×6 यानी r√2 इंटू √3 बराबर 2r+r। तो r इधर ले जाएंगे तो भाग में चली जाएगी, तो ये आपका 3×6 और ये 2 आपका मल्टीपल में है। अगर हम इसको समझें तो ये हो जाएगा √6r बराबर 2r+R। यदि हम r+r/r यानी r+r बटे R बराबर निकालें तो ये गुणा में भाग में चली जाएगी, यानी √6/2 क्या होगी √6/2। तो √6 को हम जैसा कि जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3 लिख सकते हैं बटे 2 को क्या लिखेंगे √2 गुणा √2। √2 से √2 कैंसिल, तो हम लोगों को मिला r+r बटे r बराबर √3/√2। जैसा कि हम लोग जानते हैं √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। 1.732 √2 का मान होता है 1.414। तो अब हम देखते हैं r R और हम इसको लिख सकते हैं बराबर √3/√2 था, तो इसको हम लिख सकते हैं 1+r बटे R बराबर लिखेंगे √3/√2। ठीक है, अब R बराबर एक उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो √3/√2 माइनस का 1। तो इसको हल करेंगे तो 2 1 2 अंडर रूट पूरे पे तो यह नहीं होगा, तो 2 1 2 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1/2 अंडर रूट। तो इसका वर्गमूल लेंगे कितना आएगा आपका r/r में 0.0225। अगर हम दूसरे तरीके से इसको समझें तो यहाँ पे हम √3 का मान रखेंगे 1.732 बटे 1.414 और इसका हम दशमलव हटाएंगे, इसका भाग कर देंगे। भाग करने के बाद आपका तब इसका भाग करेंगे 1.732 अपन 1.414 या ठीक है। तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा ना, तो जब इसकी तो 1.732 में भाग 1.414 इसका जब भाग करेंगे तो ये आएगा 1.225। अब क्या करेंगे r/r एक उधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, तो इसमें 1.225 में से एक कम हो जाएगा, तो क्या निकलेगा 0.225। अब अष्टफल की रिक्ति,
यदि तीन स्पर्श करते हुए गोलों के उपरोक्त विपरीत दिशा में विन्यासित अन्य गोले का एक समूह रख दें तो उससे बनी रिक्त अष्टफलकीय रिक्त कहलाती है। यदि तीन स्पर्श करते हुए गोलों के ऊपर विपरीत दिशाओं में अन्य विन्यासित तीन अन्य गोलों का समूह रख दें तो उनसे बनी रिक्त अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। तो अब इसमें आर और आर में संबंध समझेंगे। तो क्या होता है, माना आर त्रिज्या गोले के मध्य स्मॉल आर त्रिज्या की एक अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। तो मतलब आप इसको समझने से पहले आप ध्यान दें, ऐसे संपर्क रेखे में चार गोले चार गेंदें कंचा लिखिए, इसमें जो रिक्ति बनेगी आपकी वो अष्टफलकीय रिक्ति होगी। तो देखो क्या है, माना आर त्रिज्या, तो ये आर, ये वाली आर, ये आर, ये वाली आर, और स्मॉल गोले की त्रिज्या क्या है, ये 2r। तो आर और आर, ये वाली आर, ये आर, तो AC अगर हम AC की गणना करें, अगर हम AC बराबर निकालें तो हमारा क्या निकलेगा, 2r प्लस 2 स्मॉल आर। अब त्रिभुज ABC में देखेंगे, त्रिभुज ABC में देखेंगे क्या मिलेगा, आपका ABC में देखेंगे तो AC बराबर अंडर रूट AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब क्या है, अब चूंकि घन है तो घन माना घन की भुजा क्या है, A, तो मतलब A² प्लस A², तो क्या हो जाए आपका अंडर रूट 2A²। इसको लिखते हैं हम क्या, अंडर रूट 2A। यहाँ तक क्लियर, आगे देखते हैं। अब मतलब हम लोग समझे क्या कि AC बराबर 2r प्लस 2r, और AC अभी हमने क्या निकाली, AC बराबर 2r प्लस 2 स्मॉल आर। अब AC बराबर अभी हम लोग निकाली अंडर रूट 2a, दोनों मान बराबर करेंगे तो आपका हो जाएगा 2r प्लस r बराबर अंडर रूट 2a। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस स्मॉल r बराबर अंडर रूट 2a। अब यहाँ से देंगे a अंडर रूट 2 बराबर 2r प्लस 2r हो गया, क्या किया, a का मान रख दिया क्या, अंडर रूट 2r, a बराबर अंडर रूट यहाँ समझेंगे जो 2r बराबर यानी देखो एक आर ए एक आर ए, तो कुल मिला कि ये घन की भुजा क्या है, a, तो 2r बराबर क्या होगा, a होगा। तो 2r बराबर a, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2r रख दी, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला, अंडर रूट 2 बराबर r प्लस आर बाई 2, और r प्लस आर बाई 2 को हम स्मॉल r प्लस यानी 1 प्लस आर अपान आर लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 2, तो अंडर रूट आर प्लस आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 माइनस 1, तो आर अपान आर का मान कितना लगेगा, 0.414। ठीक है, तो आज इतना ही चैप्टर। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 24 मैथ एंड
केमिस्ट्री क्लास केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।